बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है बेटा, थैंक यू अनीसा बेटा। बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। मगर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा बायोटेक्नोलॉजी को। तो मैं आपको डेफिनेशन बता चुका था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्सअप है सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्सअप है सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से पहले हुआ ये था बेटा कि हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारी क्रॉप्स की जो यील्ड थी, हमारी क्रॉप्स की जो आउटपुट थी, वो उतनी ज्यादा नहीं आती थी जितनी एक्सपेक्टेड होती थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं, हमें उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। क्यों? रीजन ये होती थी बेटा कायनात के क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का अटैक हो जाता था। क्रॉप्स के ऊपर क्या होता था? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का अटैक हुए, इंसेक्ट्स और पेस्ट का अटैक हो जाता था। सिंपल सी जो बात है। तो हमने क्या किया? हमने बेटा स्प्रेस को, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने स्प्रेस को यूज करना शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, हमने स्प्रेस को जब यूज करना शुरू किया तो स्प्रेस दो फॉर्मेट में यूज होते थे। स्प्रेस के दो काम होते थे। सबसे पहला काम ये होता था कि वो क्या करता था, इंसेक्ट्स और पेस्ट को क्या कर देता था, उनको किल कर देता था। इंसेक्ट्स और पेस्ट तो किल हो गई। तो अब टेक्निकली स्पीकिंग हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जहन में निशा बेटा ये चला था कि यार मेजरली जो इशू आ रहा है वो इंसेक्ट और पेस्ट की वजह से आ रहा है। तो इंसेक्ट्स और पेस्ट जब किल ही हो गए तो बेटा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। मगर स्टिल प्रोडक्टिविटी अभी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा, हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी जितनी हमारी रिक्वायर्ड होती थी, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि यार अब हमने इतना खर्चा कर दिया तो इतना तो आउटपुट हमें मिलना चाहिए ना। तो स्प्रेस को भी यूज करने से इंसेक्ट्स और पेस्ट भी किल होगी मगर प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब है, ये तो स्प्रेस का पॉजिटिव एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है स्प्रे के अंदर कोई ना कोई अभी भी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट मौजूद है। स्प्रेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा भी नेगेटिव एलिमेंट मौजूद है जिसको जब हम रिमूव कर लें, ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर हम उस नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें तो हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो अब उस नेगेटिव एलिमेंट को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, सिर्फ इंसेक्ट और पेस्ट किल होंगे और तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके लिए आप प्रोडक्टिविटी जो डिक्रीज कर रही है, वो जो स्प्रेस के अंदर नेगेटिव एलिमेंट है, आप उसको कैसे रिमूव करोगे? आप क्या करोगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करोगे। किसको चेंज करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, टू बी वेरी स्पेसिफिक इसकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज, स्प्रेस की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को आप चेंज करोगे। ठीक है। स्प्रेस की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। जब जेनेटिक प्रॉपर्टीज स्प्रेस की चेंज हो जाएंगी तो वो नेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब वो नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अभी क्योंकि इमरान हम बात करें स्प्रेस पे तो हम स्प्रेस पर रहेंगे, सीड्स के ऊपर हम बाद में आएंगे। तो अभी हम स्प्रेस की बात ही करें, ठीक है। तो हम जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बात समझा रही है, हम सीड जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं उनकी अभी फॉर द टाइम बिंग हम बात नहीं कर रहे। तो जेनेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करना था। अब उसके लिए फिर एक प्रोसीजर निकाला गया। हम ये देखते हैं कि स्प्रेस के अंदर ये नेगेटिव एलिमेंट है और इस नेगेटिव एलिमेंट को खत्म करने के लिए हमें एक जीन रिक्वायर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्प्रेस के अंदर ये नेगेटिव एलिमेंट है, उस नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमें एक जीन रिक्वायर है। अगर वो जीन हम यूज कर लें तो स्प्रेस के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक आइडेंटिफाई किया, ये है डोनर। ये क्या है? डोनर। तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स से इस डोनर के अंदर ये जीन अवेलेबल है और हमें ये पता है कि अगर ये जीन स्प्रेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो स्प्रेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये नेगेटिव एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस जीन को क्या करते हैं, ये जो जीन है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप आएगा जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जीन। कि आप जीन को सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जीन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन,
मेंटेनेंस करते हैं उसकी। मेंटेनेंस का मतलब क्या, मैं रिपीट कर देता हूं। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है बेटा कि आप उसको यूजिंग केमिकल्स मेंटेन करते हैं, यूजिंग केमिकल्स। आप केमिकल्स के थ्रू उसको मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि जीन जो स्प्रे है, या जीन जो है, सिंपल सी बात है, जो जीन है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज ना हो जाए। कैसे चेंज ना हो जाए? कि उसके साथ कोई हार्मफुल पैथोजेंस या बैक्टीरिया इंटरेक्ट करके उस जीन की जेनेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज ना करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जीन को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको केमिकल के अंदर डाल के मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? ताकि उस जीन के साथ कोई हार्मफुल पैथोजेंस या बैक्टीरिया इंटरेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज ना कर दे। अब उसके बाद फिर हमने क्या करवाना है, उसको डोनेट करवाना है। उसके बाद हमने उसको क्या करवाना है, थर्ड स्टेप क्या आता है, डोनेट करवाना है। डोनेट क्या करवाना है? ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। इस एक्सेप्टर में हम सिंपली उसको क्या कर देंगे, डोनेट करा देंगे। अब प्राइमरीली ये आपको जो समझ आ रहा है कि यार ये इतना सिंपल प्रोसेस है, बेटा ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता। दरअसल इसमें प्लाज्मिड होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, फिर माइटोसिस मियोसिस होता है, फिर बैक्टीरिया कल्चर होता है। वो एक लंबी डिटेल आ जाती है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने इसको सिंपल इसी वजह से रख के पढ़ा है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज है। जी बिनिश बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। जीन्स सर जीन्स जो हैं वो तो डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। डीएनए इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। और ये हाँ तो केमिकल है ना, स्प्रे। सो हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट जीन्स? हाँ एग्जैक्टली exactly। इसी क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं एंड पे आपको देता हूं, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन कि हमारा जो सारी की सारी जो बात होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होती है, तो इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा के कैसे उन चीजों को चेंज करेंगे, ये मैं इसका आंसर आपको एंड पे देता हूँ, ठीक है। जब मैं एप्लीकेशंस के ऊपर आऊंगा ना तो बेटा वहां पर आके आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है बिनिश बेटा, क्लियर हो गया? फॉर द टाइम बिंग अभी मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। बिनिश बेटा क्लियर? यस सर। चलो अभी हम आगे चलते हैं। तो डोनर से हमने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने के बाद फिर उसको डोनेट करवा देंगे एक्सेप्टर में। ये सारे का सारा क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ बायोटेक है। प्रोसेस ऑफ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बिनिश बेटा हैंड डाउन कर ले, ये है प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं शुरू से बताता हूं कि हमारे पेपर के लिहाज से ये कैसे है, ठीक है। हमारे पेपर के लिहाज से ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान सुनिएगा। हम सबसे पहली हेडिंग देंगे डेफिनेशन की। हम सबसे पहली हेडिंग देंगे बेटा डेफिनेशन की। ठीक हो गया? डेफिनेशन में बता चुका हूं आप लोगों को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्सअप है सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सेकंड नंबर पे लिखेंगे बेटा इसके प्रिंसिपल्स। सेकंड नंबर पे लिखेंगे इसके प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी के कितने प्रिंसिपल्स? बायोटेक्नोलॉजी के बेटा दो प्रिंसिपल्स हैं। रिपीट करूं मैं, बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं। जो पहला प्रिंसिपल अगर आप यहां पर देखें, हमने जीन को एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं किया एक्सट्रैक्ट, ठीक है। हमने जीन को एक्सट्रैक्ट किया है। तो पहला जो आप लोगों के पास पहला जो आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा, जो जीन को आपने एक्सट्रैक्ट किया है, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप जीन को सिंपली क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, के जीन की एक्सट्रैक्शन। सेकेंड नंबर पे आप उसको मेंटेन करते हैं। सेकेंड नंबर पे आप क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। सेकेंड नंबर पे मेंटेन करते हैं। जब मेंटेनेंस करते हैं यूजिंग केमिकल, तो सेकेंड इसका प्रिंसिपल आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो दो इसके प्रिंसिपल बन गए, ब्रॉडली स्पीकिंग इसके दो प्रिंसिपल्स बन गए, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया और एक केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन आ गई, सेकंड नंबर पे इसके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में दो पार्ट आ गए, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें जीन की एक्सट्रैक्शन है, और एक आपके पास जो है दैट इज दिस क्या कहते हैं इसको, केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप केमिकल्स के थ्रू उसको मेंटेन करें। ठीक है। थर्ड नंबर पे आप हेडिंग देंगे प्रोसेस की। थर्ड नंबर पे आप हेडिंग किसकी देंगे, प्रोसेस की हेडिंग देंगे। तो ये इसका प्रोसेस है और यही इसका प्रोसेस आपने लिखना है। अदरवाइज, अब बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना आपको सिंपल नजर आ रहा है। ठीक है। जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्लाज्मिड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं, फिर जाके कहीं सारी की सारी कहानी रेडी होती है।
बात समझ आ रही है? तो डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थर्ड नंबर पे इसका प्रोसेस हो गया। अब जो मेजर पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा, इसकी लास्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है जी बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी की जो पहली एप्लीकेशन होगी दैट वुड बी इन एग्रीकल्चर, दैट वुड बी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम इंसेक्टिसाइड और तो हम जो हमारे स्प्रेज हैं उनमें हम क्या करते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस करते थे। किसका प्रोसेस करते थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस करते थे। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हेल्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हेल्थ। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था बेटा कि कोरोना वायरस जब आया था तो हमने वैक्सीन लगवाई थी। ठीक है। कोविड जब आया हुआ था तो हमने वैक्सीन लगाई थी, फाइजर थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका थी, इस तरह के डिफरेंट वैक्सीन लगाई। ठीक है। तो हमारे पास इंसुलिन होगी, ग्रोथ हार्मोन हो गए, बेटा एंडाडोर्फिन हो गया, इंसुल वैक्सीन होगी, ये सारी की सारी की जो प्रिपरेशन होती है इन सब की सबको तैयार किसके थ्रू किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। ठीक है। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं, आप लोगों से पूछता हूं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। एनीवन? एनीवन आप में से कोई सा एक एक्सप्लेन कर दे, रेज योर हैंड प्लीज। जी सुमेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर जो वैक्सीन होता है वो वायरस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और वायरस ही तैयार किया जाता है। और जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट के लिए होते हैं और बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो मुझे यही लगता है। ठीक। जी, एक और हैंड रेज था दैट इज डॉक्टर बेनिश। जी मेरा बच्चा। सर वैक्सीन्स में हम वही एटेनुएटेड, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और वो वायरस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेटनस वगैरह की जो वैक्सीन होती हैं उसके अंदर वो बैक्टीरिया ही होता है टेटनस। तो उसको हमने एटेनुएट किया हुआ होता है, यानी वीकन किया हुआ होता है। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर लेती है, मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दे आर बेसिकली द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल द बैक्टीरिया, एंड दैट कैन बी बैक्टीरियल, मतलब उसको किल भी कर सकती हैं, उसको टैनोइड भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू बेटा। देखो बेटा, मेजर डिफरेंस हमें सुमेरा ने भी बता दिया, डॉक्टर बेनिश ने भी बता दिया। वैक्सीन जो है और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरियल एक्शन के लिए होती है, वैक्सीन आपके किसके लिए होती है? मेजरली के हमारे जो वायरस होता है उसको ट्रीट करने के लिए होती है। अब दरअसल होता यह है कि जब जिशान हमें इंजेक्शन जो लगाया जाता है ना, जो वैक्सीन हमें लगाई जाती है, उसमें होता क्या था? उसमें दरअसल एक वीक वीक लाइव एटेन्यूएटेड इस फॉर्मेट में हमारी बॉडी में एक वायरस इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। एक बेसिक सी बात बताता हूँ बेटा, हमारे ये ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो बैक एंड पे 2 से 3 लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार इसमें कोई और दूसरी बॉडी तो एंटर नहीं हो रही है, कोई और वो बंदा जो एनरोल नहीं है वो एंटर तो नहीं हो रहा है। जैसे वो एंटर होता है उसको किक आउट कर देते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल इसी तरह जब हमारी बॉडी में जिशान, जब वो हमें वैक्सीन लगी थी तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, वो वायरस एंटर हो गया। अब जब वो वायरस एंटर हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। अब इम्यून सिस्टम ने जिस तरह हमारे जो ये ऑनलाइन जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, हमारी अकेडमी का इम्यून सिस्टम है। अब ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। इस इम्यून सिस्टम ने क्या किया? एंटीबॉडीज जनरेट। उन एंटीबॉडीज ने जिशान क्या किया अदीना बेटा? जाके उस वायरस को किल कर दिया। जब उस वायरस को किल कर दिया तो हमारी बॉडी में अब क्या बन गए? मेमोरी सेल्स बन गए, और उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होगी? इम्यून होगी। तो ये जो वैक्सीन बनी थी बेटा, ये इसमें क्या था? दरअसल वो जो वायरस था वो वीक एटेन्युएटेड फॉर्मेट में था, वो वीक एटेन्युएटेड फॉर्मेट में था। और ये सारी के सारी एप्लीकेशन किसके थ्रू आई थी? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आई। ठीक है। तो ये दरअसल जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सारा प्रोसेस है ये डील करेगा विद लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल करवाई थी ये एक किस्म का आपको सिनेरियो डेवलप करके दिया था कि यार देखो यूं हो सकता है फिर यूं हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। ये दरअसल जो एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी, हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, दैट इज इन हाई यील्डिंग सीड्स, जिनको हम पढ़ते हैं जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? खैर, तो हेल्थ में इसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस आ जाती हैं।
ठीक है, कोरोना वायरस था नहीं था ये हमारी डिबेट नहीं है बेटा। हमारी डिबेट ये है कि ये कहानी है कैसे। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज में ये बहुत ज्यादा हमारा वो पॉजिटिवली हम हमारे पास रोल प्ले करता है। अब हमेशा याद रखिएगा बिनिश बेटा, एक साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बायोटेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं। ठीक है बेनिश, मुझे पता है कि तेरा आंसर क्या है, ठीक है छोड़ दे तू, कि आप बायोटेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, आज आपको एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं। जब भी किसी भी चीज का फ्यूचर आपसे डिमांड किया जाए पेपर में, किसी भी चीज का फ्यूचर डिमांड किया जाए, हमेशा आपने फ्यूचर ब्राइट बताना है। जी बिनिश बेटा। सर ये कॉन्सेप्ट तो कहीं भी नहीं है कि वैक्सीन जो है ना वो सिर्फ वायरसेस के अगेंस्ट होती हैं। अभी शायद किसी ने कहा था, तो दे नीड टू करेक्ट इट, इट इज अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल। लाइक नहीं ये हाँ सारे जो बिल्कुल। हमारे टेटनेस वगैरह, द सिंपल डिफरेंस अगर आप कहना चाहें तो वो ये है कि डिजीज होने से पहले यू गोना यूज द वैक्सीन, और अगर डिजीज हो गई है तो यू गोना यूज एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं पोलियो की। ठीक है मनीष बेटा, ऐसे ही है। पोलियो पोलियो की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो आप देखते हैं कि इंशाल्लाह जब आप लोग एसीज बन के जाएंगे, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, जब घूम फिर रहे होंगे तो पोलियो वैक्सीन की ड्राइव शुरू होती है। ठीक है, अब उन बच्चों को क्या पोलियो हो चुका होता है? नहीं हुआ होता। तो आप फिर वो दो चीजें यूज करते हैं, ओपीवी आईपीवी। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करवाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये बेनिश बेटा का जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट कंसिडर किया जाता है कि अगर उससे पहले हम यूज कर रहे हैं, किसी भी डिजीज से पहले यूज कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली वैक्सीन। और उसके बाद अगर कर रहे हैं, डिजीज के बाद करें, तो प्राइमरीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो फिर एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स कंसिडर की जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि पाकिस्तान में जब भी आपसे किसी भी चीज के बारे में फ्यूचर पूछा जाए, तो आपने ब्राइट बताना है। बिनीश बेटा ये चीज याद रख लो, ठीक है? नहीं तो ये बहुत गलत इमेज आपका पोर्ट्रे करेंगे। ब्राइट इमेज आपने पाकिस्तान में दिखाना है, मगर उसको सब्जेक्ट टू कर देना है फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट्स। फाइनेंशियल एंड पॉलिसी कॉन्स्ट्रेंट्स, इन दो के साथ सब्जेक्ट कर देना। आपका आंसर इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा कि आपकी सोच। मेरी बात समझ आई कि तुझे क्या नहीं आई? फ्यूचर क्या बताना है यस बेटा? सर। ब्राइट। राइट। मगर क्या बताना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पॉलिसी है तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो पॉलिसी नहीं है। इन दोनों के दरमियान गैप आ रहा है। याद है वो जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जब हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये चीज, मैंने ये आप चीज आप लोगों को क्लियर की थी कि यार पॉलिसी है, पैसे आ गए तो वो खाए गए, करप्शन हो गई, तो इवेंचुअली वो चीज गलत साइड पे चली गई। तो जितने टाइम में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने वैक्सीन प्रिपेयर की थी, इससे कम टाइम पाकिस्तान में भी प्रिपेयर हो सकती थी। मगर क्या है कि बेटा हमारे पास पैसे अजल से अब तक नहीं थे। रीजन बीइंग कि एक्सपेरिमेंटेशन होती है, आपका प्रॉपर प्रोसेस होता है, पैसे लगते हैं, तो वो उसके लिए फंडिंग के लिए नहीं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कोविड 19 के बाद जो चेयरमैन एनडीएम में थे या डीजी एनडीएम में थे, उनसे ये पूछा गया कि क्या आप किसी नेक्स्ट डिजास्टर के लिए अपने आप को रेडी किया हुआ है आप लोगों ने? ठीक है, या अगर कोई नेक्स्ट डिजास्टर आ जाए तो आप लोग रेडी हैं, आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा हम रेडी नहीं हैं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा उनको जर्नैल साहब का जवाब था कि हम उसके लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी है? क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है। तो पाकिस्तान में किसी भी चीज का फ्यूचर आपने डार्क नहीं दिखाना। देर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग हमेशा शो करवानी है स्काई में। दिस द मेजर पॉइंट। और इसी पॉइंट के ऊपर बेटा आप लोगों का जहन जज किया जाएगा। दिनेश बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? आपका हैंड रेज्ड है। अब हम उनैस, वो एक अलग कहानी है, छोड़ो मुमीन बेटा। हाँ ईशा बेटा, फिर आपने पता क्या करना है? आपने क्या करना है, पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क दिखाना। ठीक है, फिर बेटा वो आपको डार्क दिखाएगा। उल्लू की कान जितना बता रहा हूं उसको समझ ले, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं मेरी बहन, तेरे फायदे के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, रियलिटी कुछ और है। अब देख,
तुझे भी पता है गवर्नमेंट कौन चला रहा है, मुझे भी पता है गवर्नमेंट कौन चला रहा है। कौन चला रहा है? ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं, ठीक है। मगर वो पेपर में तो नहीं लिखना ना, ठीक है। अब तू पेपर में ये चीज लिख आए, ठीक है, बस फिर समझ आ गई फिर क्या होगा। जी माहिम बेटा। सर हम किस तरीके से ब्राइट दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियली हमें कोई ऐसी बात की जाती है तो हम उसमें इस तरीके से ब्राइट दिखाएंगे कि हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के आने वाले डेज में जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब नहीं ये नहीं, है तो आप नहीं रियलिटी सुना, नहीं है आप देखो, आप एग्जाम्पल। उस टाइम आप उस टाइम क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकते। आपने पता क्या करना है, ठीक है। आपने ये कहना है कि भाई अगर फाइनेंशियल हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, पाकिस्तान अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आए, तो फिर जाकर कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर समझ आ गई। कोशिश ये करें, ठीक है। एक हमेशा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे के दरमियान से निकलने का तरीका सुन लिया कर बेटा। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इश्यू में आप फंस चुके हैं, तो उसमें डिप्लोमेटिक ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी जाए जिससे आप निकल सकें, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को बेटा गरी के रहमत करें। बेनिश दुआ कर ले बेटा, जल्दी से, जल्दी से दुआ कर दे सबके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा हमारे पास। बस बहुत अच्छी मेरा बच्चा बिनिश, मेरी बहन, लास्ट टॉपिक आ जाता है। और ये अब अगेन ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में आज से डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ये कहीं और मेंशन है, और मगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब सुन लो बात, ध्यान से सुन लो। टॉपिक है बेटा लास्ट में बायोफ्यूल, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। नहीं लाजमी नहीं है राबिया बेटा, लाजमी नहीं है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बायोफ्यूल, अगर आप लोगों को याद हो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनवाया था, याद है आप लोगों को? मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया था आप लोगों को, और उसमें कहा था कि सेंटर में लिखा था बायोमास, एक साइड लिखा था अगर बायोमास से एनर्जी प्रिपेयर होती है, बायोमास एनर्जी, अगर बायोमास से फ्यूल प्रिपेयर करें तो बायोफ्यूल कंसिडर किया। ऐसे ही बायोमास एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सेकेंडरी, इसी तरह बायोफ्यूल को प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड कर लिया। प्राइमरी लेवल क्या था, सेकेंडरी क्या था? प्राइमरी आपके पास क्या था जो मेजरली आपके डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जो आपका डायरेक्ट मेथड कंसिडर किया जाता है, जो आपके अनप्रोसेस्ड फॉर्मेट होती है। सेकेंडरी आपके पास कौन सा है? जो आपका प्रोसेस्ड फॉर्मेट होता है, जो आपके पास इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अब उसी जो आपने वो लिखा था ना, क्या कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो लिखा था, उसी को ही उसी को ही प्लीज बेटा, उसी को ही आप क्या करें, जो सेकेंडरी मेथड है उसके फर्दर आगे चार इस तरह पार्ट बना दें, 1 2 3 एंड 1 4, चार पार्ट बना दें। हम ये कहेंगे कि सेकेंडरी में बायोफ्यूल की चार जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। देर आर four generations of biofuel, first second third and fourth, there are four generations of biofuel। अब मरियम बेटा, आपके सिलेबस में टॉपिक क्या मेंशन्ड है? बायोलॉजिकल साइंसेज की आखिरी आउटलाइन देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज की आखिरी आउटलाइन देखें, तो उस आउटलाइन के अंदर क्या मेंशन्ड है? न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है जी शम्स। न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए नया मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है? तो नया क्योंकि उसने मॉडल कॉन्सेप्ट पूछा है, तो बेटा हमारा टॉपिक है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। हमारा टॉपिक ये है, अब बात समझाई कि नहीं है? हमारा टॉपिक क्या है? फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, क्योंकि हमारे सिलेबस में उसने इस तरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को देखेंगे, ठीक हो गया। तो अब फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन का क्या है बेटा? एक प्रोसेस होता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन का क्या है? एक हमारे पास बेसिक सा क्या है, प्रोसेस है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन का एक बेसिक सा प्रोसेस है। बेटा इस प्रोसेस को रटा लगाना और खींच खींच के रटा लगाना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख लें अपने पास प्लीज, जल्दी से हेडिंग्स लिख लें इसकी, हेडिंग्स लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे एक्सप्लेनेशन इसमें है नहीं, ये रटा ही है, ठीक है। पहला लिखेंगे हार्वेस्टिंग, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? हार्वेस्टिंग।
सेकंड पॉइंट लिखेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग। और इसके साथ हाइफन डाल के आप आगे लिखेंगे, इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग के साथ हाइफन डाल के आगे लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल्यूलोज, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रो LYTIC लिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कौन सा होता है बेटा, जिस इसको डिफाइन कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वन इज नोन एज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। इस केस में स्पेसिफिकली, इस केस में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कौन सा है, सेल्यूलोज है, और सिंपलर आपके पास कंपाउंड कौन सा है, शुगर है। सेल्यूलोज आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और सिंपलर कंपाउंड कौन सा है, शुगर है। ठीक है, तो अब हेडिंग क्या बन गई, इनटू सिंपलर वन, इनटू सिंपलर वन। ठीक है, अब हेडिंग क्या बन गई, हेडिंग बन गई हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, और हाइफन डाल के आप आगे लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज इनटू शुगर मॉलिक्यूल, कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज इनटू शुगर मॉलिक्यूल, कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज इनटू शुगर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फॉर्मेशन ऑफ, एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। वैसे स्पेसिफिकली इथाइल अल्कोहल बनता है, मगर आप अल्कोहल लिखिए, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब लास्ट हेडिंग देंगे बेटा, लास्ट हेडिंग देंगे डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोफ्यूल, distillation of alcohol and formation of biofuel, distillation of alcohol and formation of biofuel। ठीक है, अब मैं शुरू से इसको रिपीट करता हूं, यहां पर देखेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखना आप। सबसे पहले आपके पास ये जितना भी बायोमास है आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। स्पेसिफिक लेवल पे एग्जांपल दूं तो हम शुगर केन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, शुगर केन की हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले उसकी हार्वेस्टिंग होगी, फिर इंडस्ट्रियल प्री प्रोसेसिंग होगी, वहां से क्या निकलेगा, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा किसमें, शुगर मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये पहला प्रोसेस हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसमें हमने सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट किया, फिर सेल्यूलोज को कन्वर्ट किया किसमें, शुगर में, फिर शुगर को कन्वर्ट किया बेटा अल्कोहल में, अल्कोहल को डिस्टिल करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल में जब कन्वर्जन होगी तो अब हमारा वेहिकुलर फ्लीट क्या करेगा, उस फ्यूल को यूज करेगा, और यूज करने के बाद ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कौन यूज करेगा, प्लांट बॉडीज, और ये इस तरह साइकिल ये चलता जाएगा। ठीक है, तो नंबर वन, बायोफ्यूल में जो फ्यूल जनरेट होता है, बायोफ्यूल में, रिपीट करो बेटा, बायोफ्यूल में जो फ्यूल जनरेट होता है उसमें उतना ज्यादा कार्बन कंटेंट नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, विच मींस आपकी लोअर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन होगी, लो लेवल ऑफ, लो लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन होगी, आपकी इतनी पॉल्यूशन कॉज नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, जितना कार्बन जनरेट हो रहा होता है वो उतना होता है कि हमारे ट्रीज उसको क्या कर लें, इजिली एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो अब अगर एक बार शुरू से रिपीट करें तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग के बाद सेकंड नंबर पे सेल्यूलोज निकालना है, फिर सेल्यूलोज को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, शुगर में, फिर शुगर को किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्कोहल में, फिर अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बायोफ्यूल। बेटा एक तो रिवाइज करें, अब स्लाइड्स की तरफ मत देखें। सबसे पहले आपने क्या कर लिया है, एक्स्ट्रा वो क्या कर लिया, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद
एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद फिर आपने क्या कन्वर्ट करना है बेटा उसको, एक्सट्रैक्शन के बाद उस सेल्यूलोज को शुगर में कन्वर्ट करना है। शुगर में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, शुगर को फिर बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, और अल्कोहल फाइनली किस में कन्वर्ट होगा बेटा, बायोफ्यूल में कन्वर्ट। अल्कोहल फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस बायोफ्यूल को फिर हमारे प्लांट बॉडीज जितने भी होंगे सारे के सारे यूटिलाइज करेंगे, और इवेंचुअली क्या होगा, हमारी लो लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन होगी। मगर इसका कॉन्सेप्ट आज सच इतना कोई ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा कोई ये प्रोडक्टिव नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि बायोफ्यूल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है, और जो सेल प्राइस है वो कम है। तो इस वजह से प्राइमरीली इसके ऊपर कम शिफ्ट किया जाता है, प्राइमरली इसके ऊपर कम शिफ्ट किया जाता है। अब आपसे पेपर में जब भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाए फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल, क्या पूछा जाए, फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल, या आपसे पूछ लिया जाए फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। प्लीज बेटा सुन ले बात को ध्यान से। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए फ्यूचर ऑफ बायोफ्यूल, फिर भी यही लिखना जो मैं बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर भी यही लिखना। दोनों केसेस में बेटा आपने यही लिखना है। अब सुन ले, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी थे नदीम बाबर, उनके स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी नदीम बाबर साहब ने कहा था कि हमारी ये पॉलिसी है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हम अपनी एनर्जी का 20% कहां से जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय द एंड ऑफ 2025, बाय द एंड ऑफ 2025, 2025 के एंड तक हम अपनी एनर्जी का, हम अपनी एनर्जी का 20% कहां से जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। उन्होंने फिर मीटिंग में बताया भी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम किन किन को कह रहे हैं, सोलर, विंड, वेस्ट, बायोगैस, बायोफ्यूल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इनके बारे में उन्होंने वो डिफाइन भी किया। ये हमारी पहली पॉलिसी आई थी। फिर क्या हुआ, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं लीना बेटा, कि जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट ऑन एनर्जी नदीम बाबर साहब, उन्होंने ये पॉलिसी दी थी कि बाय द एंड ऑफ 2025, बाय द एंड ऑफ 2025 हम अपनी एनर्जी का 20% कहां से जनरेट करेंगे। हमारा जो टोटल 100% एनर्जी मिक्स है ना, उसका जो 20% होगा वो हम कहां से जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। और वो जो 20% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से लीना बेटा जनरेट करेंगे, उसमें कौन कौन से आएंगे, सोलर, विंड, म्युनिसिपल वेस्ट, बायोगैस, बायोफ्यूल। लीना बेटा बात समझ आ गई? ये पहली पॉलिसी आई। फिर ये हुआ कि आपकी सीओपी 28 हुई, ठीक है, सीओपी सॉरी 27, सीओपी 27 हुई, और उस सीओपी 27 में पाकिस्तान को हेड बनाया गया। पाकिस्तान को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट। पाकिस्तान ने चेयर किया था उसको, और पाकिस्तान ने जब उसको चेयर किया तो बेटा पाकिस्तान ने एक पॉलिसी दी जिसको हम पढ़ते हैं विजन 2030। पाकिस्तान ने जो वो दिया था, अपना विजन दिया था, उस विजन को पढ़ते हैं विजन 2030, और पॉलिसी का नाम था बिनिश बेटा ARE। निशान क्या नाम था, ARE। लीना बेटा क्या नाम था, ARE। ARE स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी, अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारी पॉलिसी दी गई थी, ठीक है। अब इस पॉलिसी में क्या कहा गया था वो एक हम समझ डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पॉलिसी में ये कहा गया था कि बाय द एंड ऑफ 2030, 2030 के एंड पे हम अपनी एनर्जी का, अब ध्यान से सुनेगा बेटा, हम अपनी एनर्जी का 60% कहां से जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। क्या कहा गया कि हमारा जो 100% एनर्जी मिक्स है उसका जो 60% है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे, और जो 30% है, और जो 30% है, जो रिमेनिंग जो, और 30% हम हमारी जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये पाकिस्तान का विजन था 2030 COP27 में, ठीक है। तो COP27 में जो पाकिस्तान का विजन 2030 था उसमें एक आ गया कि बाय द एंड ऑफ 2030 हम अपनी एनर्जी का 60% कहां से जनरेट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे, और हमारे जो व्हीकल्स हैं उनका जो 30% होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करेंगे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी आ गई इस रिगार्डिंग, कि पाकिस्तान क्या चाहता है इस रिगार्डिंग, पाकिस्तान इसके मुतालिक क्या चाहता है, ठीक है। अब हमने ये पॉलिसी दी,
और पॉलिसी देने के बाद हमने कहा हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बेटा हमारी बड़ी वाह वाह होगी कि भाई बड़ी पाकिस्तान ने पॉलिसी दी है, ठीक है। और हमने ये कहा फिर बेटा अलीना बेटा हमने ये कहा कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंड्स रिक्वायर्ड हैं, हमें फंड मिलेंगे तो हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इवेंचुअली पाकिस्तान को फंड्स मिल गए। पाकिस्तान को क्या मिल गई? फंड्स मिल गए। फंड्स लेने थे ना बेटा, वो तो ले लिए, बस फिर ठीक। इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं होती वो एक अलग हेक्टिक है, वो एक अलग हेक्टिक सी एक्सरसाइज है। ये वो टॉपिक था बेटा जो हर साल यहां से पेपर में कुछ ना कुछ वो लाजमन आपसे पेपर में पूछता। मैं रिपीट करूं, ये वो टॉपिक था एग्जैक्टली बेटा, यही तो पॉइंट है। एक छोटी सी बात है कि हमारी आजकल इलेक्ट्रिसिटी, अभी 2 दिन पहले जब क्या कहते हैं, कल की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कल जब मेरी एकेडमी में क्लास हो रही थी तो घर से फोन आया था कि जी लाइट गई हुई है। बात समझा रही? हमारे अभी डोमेस्टिक लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इंडस्ट्रियल वो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो रहा है। तो हम कैसे इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? इसके बैक एंड पे ये पॉलिसी थी बिनिश बेटा, हुआ ये था कि जब ये पॉलिसी दी गई थी तो उससे कुछ टाइम पहले जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बना दिया गया था चीफ मिनिस्टर। जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो हुआ कुछ इस तरह से था कुछ टाइम पहले कि उन्होंने एक गवर्नमेंट एक कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जितनी भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं उनको हम किस पे शिफ्ट करेंगे? सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि उनमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट थे या गेन थे, मुझे तो नहीं पता इस चीज का। आप आर्टिकल्स पढ़ के उस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ था, उस चीज को फिर साइडलाइन कर दिया गया था। तो पॉइंट ये था कि जो उससे फंडिंग आएगी उससे हम कुछ हद तक काम करके इनको दिखा देंगे, और बाकी क्या करेंगे फिर जहां भी जाएंगे हमें नहीं पता। ठीक है जी ज़ारा। सर वो फंडिंग देते क्यों जब उनको पता है कि पाकिस्तान ने सही काम पे लगानी नहीं है। ये जब ज़ारा तू जाएगी ना मेरा बच्चा एफएसपी में, तो फिर तूने उनको कहना है कि भाई तुम हमें फंडिंग मत दो, हम तो सही कामों पे लगाते ही नहीं है, ठीक है। फिर जब तू पाकिस्तान वापस आएगी ना, फिर तेरी वाह वाह होगी, ठीक है। और वाह वाह दूसरे फॉर्मेट में होगी, ठीक है। फिर तुझे एक्सप्लेनेशन के लेटर्स जारी होंगे। फिर तुझे जो है जिस तरह ये रावलपिंडी वाले जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, याद है? देखे इसके साथ क्या किया इन्होंने? ज़ारा सुन रही है? जी सर सुन रही हूँ सर, समझ हाँ आ गई ये, मुझे। हाँ तो इस तरह के काम नहीं करने, इस तरह की बातें बोलते हुए भी 10 दफा मेरा बच्चा सोचना है। चलो, अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ईएमआर लिख लें बेटा प्लीज। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ईएमआर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ईएमआर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक है आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ईएमआर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ईएमआर लिख लें बेटा। अब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं बेटा आप में से किस किस ने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ी हुई है? अलीना ने पढ़ी हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे बता दें ताकि उसी स्पीड से फिर मैं चलूं, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। कहेंगे तो हम थोड़ा स्पीड से चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम बिल्कुल उसी तरह स्लो कीड़ी की तरह चलते रहेंगे। यूनिवर्सिटी तक पढ़े हुए बस, ठीक है। आर्ट्स वाले हैं,
आर्ट्स वाले नहीं है। जी लीना बेटा पूछे। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही वो गलती से। चले बेटा, हम देखते हैं कि कितना मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जहां पर थोड़ा स्पीड तेज हो, जो आर्ट्स वाले हैं बेटा, फिर वो मुझे रोक ले, ठीक है। अब जो साइंस वाले हैं उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए चीजें बड़ी ही माइन्यूट सी मायने रखती हैं, बड़ी ही सिंपल सिंपल सी चीजें, कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस वजह से जो साइंस वाले हैं वो अक्सर तंग पड़ जाएंगे आज के लेक्चर में, क्यों? क्योंकि हम बड़ी बेसिक बेसिक चीजें आज पढ़ने लगे हैं। टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोशिश कीजिएगा बेटा, जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, उनको टाइम दीजिएगा सीखने के लिए, ठीक है। जो साइंस वाले हैं वो अपनी थोड़ी साइंस को दबा के रखे हैं, केमिस्ट्री को, ठीक है। टॉपिक है बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिक बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज एटम। एटम आपके पास क्या होता है? एटम की मल्टीपल डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। सीएसएस में ओल्ड डेफिनेशन चल रही है आपकी। सीएसएस में किसकी चल रही है? आपकी ओल्ड डेफिनेशन चल रही है, ठीक है। एटम है क्या? लेट से आप एक पेज लेते हैं, उसको टेयर डाउन करना शुरू करते हैं, या एक लकड़ी लेते हैं, उसको तोड़ना शुरू करते हैं। आप एक वुड के पीस को तोड़ना शुरू करते हैं, ब्रेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक टाइम आएगा वो जो वुड का पीस है वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकेगा। या कोई भी चीज ले लें, उसको तोड़ना शुरू करें, एंड पर जाकर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, तो अब एटम भी बिल्कुल इसी तरह है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये ओल्ड डेफिनेशन है और यही आपके सीएसएस में चल रही है। smallest particle that cannot be further subdivided, smallest particle that cannot be further subdivided, smallest particle that cannot be further subdivided is known as an atom, ठीक है। अब एटम की न्यू डेफिनेशन क्या है? एटम की न्यू डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये नई डेफिनेशन आई जो अभी मतलब आपके और भी नई न्यू डेफिनेशन आई है, मगर सीएसएस के लिहाज से दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब एटम के प्राइमरीली दो पार्ट्स होते हैं मेजरली। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो एक है न्यूक्लियस और दूसरे नंबर पे है शेल। एक है न्यूक्लियस, एक है शेल। न्यूक्लियस में फर्दर दो चीजें होती हैं, एक होता है बेटा प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और शेल में आपकी क्या चीज रिजाइड करती है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी एमसीक्यूज आता है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था बेटा? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, गोल्डस्टेन, ठीक है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था बेटा? जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था बेटा? जे थॉमसन ने, ठीक है। ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। प्रोटॉन को बेटा गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये एमसीक्यूज आया था एक साल। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ठीक हो गया? ठीक है। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये मैं आप लोगों को बता चुका। एक जो एटम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सेंटर में ये न्यूक्लियस आ गया और यहां पे क्या है इसके? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इसका प्राइमरली स्ट्रक्चर बनता है। अब इसी को ही फर्दर आगे समझने के लिए हमारे पास दो नई चीजें आती हैं। एक हमारे पास ये भी मैं बेसिस डेवलप कर रहा हूं ताकि आगे जाके आपको समझने में आसानी हो। एक होता है बेटा एटॉमिक नंबर, और एक आपके पास होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये दो चीजें। हम एटॉमिक मास से स्टार्ट करते हैं। हम एटॉमिक मास से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एटम का मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एटम का मास। और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग
जो एटम का मास है वो रिजाइड करता है बेटा किसके ऊपर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर रिजाइड करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर। एटॉमिक जो एटम का मास है वो रिजाइड करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर रिजाइड करता है। अब न्यूक्लियस में हमारे पास कितनी चीजें आ जाती हैं, दो, एक आ जाता है प्रोटॉन और एक क्या आ जाता है बेटा, न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सम के वर्ड को निकाल, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये डेफिनेशन बनेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सम, इन दोनों को ऐड कर देना, ये एटॉमिक मास कहलाए। वेराज एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई बेटा सबको, कोई इश्यू तो नहीं यहां तक, क्लियर प्लीज, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइमरीली एक बेसिक सा पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब क्या पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में ये चीजें हैं, इसकी रीजन क्या है, यहां से भी एक एमसीक्यूज अक्सर आपके पेपर में अपीयर हो जाता है कि बेटा होता ये है कि नंबर ऑफ, कि एक न्यूट्रल एटम में अगर हम एक केस लें न्यूट्रल एटम का, न्यूट्रल एटम का अगर हम केस लेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अगर एक न्यूट्रल एटम का केस लिया जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करते हैं, न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन्स में डिफर, बेनिश बहन, न्यूट्रॉन आपके डिफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आइसोटॉप्स की एक एग्जांपल दूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है ना मेरा बच्चा, एक है प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। तो इन तीनों में डिफर, जिस तरह कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है तो उनमें भी डिफर करता है, तो न्यूट्रॉन में डिफर, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो आपके सेम रहते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, फर्स्ट एमसीक्यूज रिमशाबाजी, पहला एमसीक्यूज था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रल एटम में बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होते हैं, मगर देर आर पॉसिबिलिटीज कि रेशियो डिस्टर्ब कर जाए, देर आर पॉसिबिलिटीज कि रेशियो डिस्टर्ब कर जाए। रेशियो डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है कि या तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन कम हो जाए इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ऐसा ही है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि या तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन कम हो जाए इलेक्ट्रॉन से। इन आइदर केस, अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन कम, इन आइदर केस क्या बनेगा आपके पास, आयन बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, आयन बनेगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसका दूसरा नाम क्या है जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज में आता है, केटाइन। क्या पढ़ा जाता है, केटाइन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से तो उसको पॉजिटिव आयन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको, पॉजिटिव आयन पढ़ेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या कंसिडर किया जाता है, केटाइन कंसिडर किया जाता है। ऑन द सेम पैटर्न, अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए हैं तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, और इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, A9। इसका स्पेसिफिक नाम क्या आ जाता है, A9 आ जाता है, ठीक है। अब पेपर में या तो इस तरह एमसीक्यूज आता है, नहीं तो एक और फॉर्मेट में एमसीक्यूज आता है। मैं दूसरा फॉर्मेट आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लेट से एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज है +1, एक एटम है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। प्लीज बेटा जिसको आता है वो खामोश है, जिनको नहीं आता उनको सीखने दीजिएगा। इसके अंदर प्रोटॉन है 10, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने हैं। देखो तरीका क्या है, प्लीज बेटा, प्रोटॉन 10 है। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले ये चार्ज देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, किसको देखना है आपने, चार्ज को देखना है। चार्ज को देख के आपको पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, A+1 है ना, एटम के ऊपर चार्ज क्या बेटा, +1 चार्ज है। तो +1 का क्या मतलब है कि पॉजिटिव आयन है। फिर अब आप
पॉजिटिव आयन का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर कितने प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कितने प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? तो आपको नजर आ रहा है दैट इज वन, दैट इज वन। एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन कितने हैं 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, तो पहले आपने चार्ज को देखना है, फिर क्वांटिटी को देखना है। चार्ज को देख के ये पता चलेगा कि पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ज को देख के कि पॉजिटिव ज्यादा है, फिर आपने क्वांटिटी के ऊपर जाना है कि यार उन चार्जेस की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर हम दोबारा देखते हैं इसको। हमारे पास एक और एग्जांपल, लेट से मैं ये कहता हूं, अब मैं आप अगर इस तरह देखते हैं कि लेट से एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज है -2। एटम के ऊपर चार्ज कितना है निमिषा बेटा? -2 है। प्रोटॉन इस पे के पास 10 है। आपको कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि -2, -2 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से। मगर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन से? 2 तो कितने हो जाएंगे ये? 12 हो जाएंगे। बेटा मुझे बताएं, ये क्लियर है सबको प्लीज? जी निसार। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम निसार। सर अगर वो ये पूछ ले कि कितने ज्यादा हैं सर, तो फिर हम 2 लिखेंगे, 12 तो नहीं कहेंगे। वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करता है, कितने ज्यादा पूछेगा तो क्वेश्चन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो देख के बता दीजिएगा उधर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अब बेटा ये आपके पास था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से रिलेवेंट डिस्कशन। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मैं एटॉमिक नंबर बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर का मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा तो आपके जहन में उसी वक्त आ जाना चाहिए कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। जब भी मैं कुछ एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, वैसे तो आपके पास पूरा प्रोडक्ट टेबल है, उसको तो याद नहीं करना आपने। तो मैं सिर्फ कुछ एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, उनको आपने मेमोराइज करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ये आपके पास एटॉमिक नंबर्स हैं कुछ एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, सोडियम का 11, क्लोरीन का 17। अब हमने इनके स्ट्रक्चर बनाने सीखने हैं। अब हमने इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है कि इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वजिया बेटा, वो क्या है कि आपने शेल्स को डिस्कस करना है। शेल्स को किसको डिस्कस करना है बेटा? शेल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो शेल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? K L M N, K L M N। तो के में कितने मैक्सिमम? अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, प्लीज याद रखिएगा। ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, स्टेबिलिटी का कुछ और क्राइटेरिया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, स्टेबिलिटी का कुछ और क्राइटेरिया। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एम में 18, एन में 32। ये है शेल्स। के होता है आपका पहला शेल, तो पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। दूसरा शेल है एल, एल में मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम तीसरा शेल है, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि आपके थर्ड शेल तक डिस्कशन जाए। मेजरली आपके पहले और दूसरे शेल पे आके कहानी खत्म हो चुकी होती है। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो पहले और दूसरे शेल तक की कहानी आके खत्म हो चुके होते हैं। तीसरे शेल तक तो कहानी जाती ही नहीं है, तीसरे शेल तक तो कहानी जाती ही नहीं है। खैर, हम देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं समझाता हूं आप लोगों को कि बेटा कैसे ड्रॉ करना। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर बनाने लगे ना, तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है,
कि ए सेंटर में बनाना है न्यूक्लियस, सेंटर में क्या बनाएंगे, उस एलिमेंट का सिंबल लिख देना कि यार इस एलिमेंट का हम जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सेंटर में मैंने एच लिख दिया है, या न्यूक्लियस के अंदर मैंने एच लिख दिया, विच मीन्स हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो आप शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। ठीक हो गया। लेट्स से फ्लोरीन की एग्जांपल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फ्लोरीन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीन को ड्रॉ करने के लिए अगेन उसी तरह आप सबसे पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, अब पहले शेल बनाएंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो। अब रिमेनिंग कितने रह गए, फ्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 9 है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 7। अब आप सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे। अब आप कौन सा शेल ड्रॉ करेंगे, सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे। अब आप सेकंड शेल जब ड्रॉ करेंगे तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन्स को बनाने का एक तरीका समझा रहा हूं मैं। प्लीज बेटा जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं उनको मैं तरीका समझा रहा हूं, जो जो साइंस वाले हैं जिनको आता है बेटा वो अपनी जात तक अपनी ये चीजें रखें, ठीक है। आर्ट्स वाले बेटा सीख लें। आपने क्या करना है, हमेशा सेकंड शेल में जाएं या थर्ड शेल में जाएं, हमेशा आपने पहले क्या करना है, चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करेंगे हमेशा। रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करना, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर देनी है, पेयरिंग, इस तरह करके। हमेशा ये चीज याद रखनी, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हो या थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो, तो आपने ये चीज याद रखना है कि पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें बेटा, और उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट करें। लेट्स से नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला शेल आ गया, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे। सेकंड शेल में क्या होगा, पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ किया, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर दी, पेयरिंग स्टार्ट कर दी। जब बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। हम जिस तरह क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो क्लोरीन के केस में देखें कि पहले दो इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सेकंड शेल जब ड्रॉ करेंगे तो पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर दें, पेयरिंग। इस तरह करके मैंने क्या स्टार्ट कर दी, पेयरिंग स्टार्ट कर दी। अब आएगा आपके पास कौन सा शेल, थर्ड शेल आ जाए। जब थर्ड शेल को ड्रॉ करेंगे तो अगेन वही कहानी होगी कि पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर दें, पेयरिंग स्टार्ट कर दें। बेटा मुझे बताइए, बात समझ आइए। अब ये मैंने हर एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सके, ठीक है। बेटा यहां तक बात समझ आ गई। आप लोग कोशिश करें जल्दी से, ठीक है, कोशिश करें जल्दी से सोडियम का, कार्बन का और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जल्दी से। बेटा इन तीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्योंकि यहां से हमने कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से। जल्दी से बेटा इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। जी बेटा डन, सबने ड्रॉ कर लिए, ताकि मैं इससे कॉन्सेप्ट छोटा सा बताना बेटा, और कुछ भी नहीं है यहां से। अब मैं बता देता हूं, अब ध्यान सुने। नाइट्रोजन का तो हमने ड्रॉ कर लिया था, सोडियम और कार्बन का आपने ड्रॉ करना था। कार्बन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और सेकंड शेल जब आप ड्रॉ करेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन्स चार डिफरेंट लोकेशन पे, सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन ही होंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के लास्ट शेल में। ठीक हो गया। सोडियम को चेक करेंगे तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स के पेयर आ जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन्स के पेयर आ जाएंगे, और थर्ड शेल क्या होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। थर्ड शेल क्या होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ये आपके पास कुछ कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ठीक होगा। अब बेटा कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि यहां से कॉन्सेप्ट आपके पेपर में क्या आता है, ध्यान सुनिएगा।
सॉरी, जो मैंने अब चीज आपको समझानी है यहां से, आप ये देखते हैं, अब इसके पास फ्लोरीन का केस ले लेते हैं। फ्लोरीन का हमेशा आउटर मोस्ट शेल, मिनाइल बेटा एक चीज निशान याद रखनी है, आपने हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर फोकस रखना है। आउटर मोस्ट शेल में कितने पेयर नजर आ रहे हैं? 3 पेयर नजर आ रहे हैं ना। इन 3 को आप पढ़ते हैं लोन पेयर। इन 3 को आप क्या पढ़ते हैं? लोन पेयर्स पढ़ते हैं। और लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते एक्सेप्ट वन कंडीशन। वो क्या, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो लोन पेयर्स क्या होता है, मैं रिपीट करूं बेटा, वो जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते एक्सेप्ट वन कंडीशन, वो क्या है, वो हम आगे जाके देख लेंगे। तो फ्लोरीन में 3 लोन पेयर्स हैं और एक क्या है, वो बॉन्ड पेयर है। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर्स हैं और एक क्या है, एक बॉन्ड पेयर है। तो इसका मतलब फ्लोरीन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन क्या करेगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड फ्लोरीन नहीं बनाएगा। बात समझ आ गई? इसी तरह नाइट्रोजन के केस में देख लें, इसको आप देख लें। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल को देखेंगे, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, तो इसी वजह से आउटर मोस्ट शेल में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? इसी तरह 3 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के केस में देख लें, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही इसका बॉन्ड पेयर है। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, दैट्स इट। क्लोरीन के केस में देख ले, क्लोरीन का केस अगर देखेंगे तो आपके पास आउटर मोस्ट शेल अगर चेक करेंगे तो 3 आपको लोन पेयर नजर आएंगे और एक क्या नजर आएगा, बॉन्ड पेयर नजर आएगा। सोडियम का केस देख लें, सोडियम जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आउटर मोस्ट शेल देखेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा बॉन्ड सोडियम नहीं बनाएगा। सिमिलरली कार्बन अगर आप देखेंगे तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे तो कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। क्योंकि चारों के चारों अनपेयर नजर आ रहे हैं ना आपको, तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बॉन्डिंग का बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट इज बड़ा सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। नहीं बेटा, नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऐसा नहीं करना। अब एक मिनट, सबा तेरे जहन में जो आ रहा है, ऐसे नहीं करना कि जी यहां पर नाइट्रोजन के केस में ये जो है, इनको हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कंबाइन कर दें। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक क्या कहते हैं, लोन पेयर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, अदरवाइज इसको याद करने के लिए जो प्रॉपर मेथड है वो आपकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मेथड है, 1s2 2s2 2p6 3s2, वो एक अलग कहानी बन जाती। जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं। हमेशा शम्स याद रखना, जो बॉन्डिंग में शेल आपका टेक पार्ट करता है वो आउटर मोस्ट शेल टेक पार्ट करता है, और आउटर मोस्ट शेल में भी वो इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं, जो क्या होते हैं शम्स, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे अक्सर वो पेपर में पूछता है, के जी वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड, वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। तो इसका बड़ा बेसिक सा जवाब है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। आई होप ये सबको आता होगा। टू गेन स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करने के लिए एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। और स्टेबिलिटी के, इसको आप पेपर में सिर्फ इतना नहीं लिखना आपने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना कि स्टेबिलिटी के फर्दर 2 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, एक होता है डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, और एक होता है ऑक्टेट रूल। एक है डुप्लेट रूल और एक क्या होता है, ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे तो उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट कर जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है जिस एलिमेंट के लास्ट शेल, वैलेंस शेल या आखिरी शेल में जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होंगे वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। जब भी एक एटम अनस्टेबल होता है तभी वो रिएक्शन की तरफ जाता है। और डुप्लेट रूल प्राइमरीली हम फॉलो करेंगे फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम।
डुप्लेट रूल हम फॉलो करेंगे फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, फॉर सीएसएस हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे। इसके अलावा हमने जितने भी एलिमेंट लिखे थे उन सब के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन। किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल, वैलेंस शेल या आखिरी शेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे तो बेटा वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल, वैलेंस शेल या आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो जब भी आपने स्टेबिलिटी देखनी है कि आपको आपसे पूछा जाए कि ये एटम है या ये एलिमेंट है, ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपल ये देखें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? अनस्टेबल है। और जो भी एलिमेंट या एटम अनस्टेबल होगा वही जाके बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगा। तो अब यहां पर अगर वापस आके देखें, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, तो हाइड्रोजन का केस अगर देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करेगा। फ्लोरीन को शम्स देख लो, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो कितने हैं? 7 है। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फिर जाके कहीं फ्लोरीन स्टेबल होगा। फ्लोरीन के केस में देख लें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये स्टेबल होगा। ठीक है रीच बेटा, तेरे जहन में जो चल रहा है मैं बता देता हूं। ठीक है, सोडियम बेटा एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है बेटा, प्लीज जिनको नहीं समझ आ रहा उनको समझने दो। नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इसके पास बाकी 3 क्या है? ये अनपेयर्ड है। ठीक है, तो लोन पेयर तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो तभी जाके इसका क्या कंप्लीट होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब यहां से कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेटा जब तक एक एलिमेंट उस टाइम तक नहीं स्टेबल होगा जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट नहीं होगा या ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं। इसका मतलब वो एलिमेंट अनस्टेबल है। और जो भी इस दुनिया में अनस्टेबल है, इस कुर्रे अर्ज पे, इस कायनात में जो भी अनस्टेबल है वही रिएक्टिव होता है, वही रिएक्शन की तरफ जाता है। बात समझ आ रही है? अब यहां से हम मूव करते हैं आगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो बेटा अब हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहली टाइप ऑफ बॉन्डिंग है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले आप डिफाइन कर लें कि आयनिक बॉन्ड है क्या। आयनिक बॉन्ड को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमेशा बेटा हमने एक बॉन्ड के बारे में टोटल 2 चीजें पढ़नी है, एक उसकी डेफिनेशन पढ़नी है और एक एग्जांपल। बस मैं रिपीट करूं, एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल। रिपीट करो, एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल, बस। इससे ज्यादा हमने उस एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, उस बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? द टाइप ऑफ बॉन्ड, प्लीज सुन लें, बात को ध्यान से लिख लें। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by complete transference of valence electrons, complete transference of valence electrons from one atom to another atom. मैं रिपीट कर रहा हूं, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय complete transference of valence electrons from one atom to another atom. The type of bond which is formed by complete transference of valence electron from one atom to another atom. एक ये डेफिनेशन आपकी बुक्स में मौजूद है, एक और डेफिनेशन है वो भी मैं लिखवा देता हूँ, ओ आर और करके एक और नई डेफिनेशन लिखी। द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by, the type of bond which is formed by attraction of oppositely charged ions, attraction of oppositely charged ions. The type of bond which is formed by attraction of oppositely charged ions. ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कि आयनिक बॉन्ड है क्या। ये तो थी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आपको कुछ हद तक समझ आई मगर ज्यादा हद तक समझ नहीं आई, तो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि आयनिक बॉन्ड है क्या। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में एक मशहूर जमाना हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।
कैसे ड्रॉ करना था? पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे। कैसे बताया था आप लोगों को कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर दें बेटा, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर ये आपके पास थर्ड शेल आ जाएगा, दैट इज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये बन गया सोडियम का स्ट्रक्चर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, क्लोरीन का 17 था। अब आप ड्रॉ करेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का कैसे ड्रॉ करेंगे? पहला शेल आ गया। अब सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि डिफरेंस रहे। क्लोरीन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा सेकंड शेल। सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह ड्रॉ करने थे बेटा? पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट लोकेशंस पे और उसके बाद इनकी क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा, पेयरिंग। ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास। फिर थर्ड शेल बनाएंगे। थर्ड शेल में कैसे बनाएंगे? पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर दें बेटा, पेयरिंग स्टार्ट कर। अब ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना। अब अगर इसको ध्यान से, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो फिर जाके ये स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करेगा, तभी ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा ना। क्लोरीन को देख लें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट कर जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब होता ये है कि सोडियम क्या करता है बेटा, ये जो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर कर देता है, क्लोरीन। सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को इस तरह ट्रांसफर कर देता है। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है तो इसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाता है। इसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाता है। जब सोडियम का आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया तो अब सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, ये सेकंड शेल ही होगा जिसको आउटर मोस्ट शेल कंसिडर करेंगे। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में काउंट करें 2, 4, 6 एंड 8। सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन का चेक करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में काउंट करें 2, 4, 6 एंड 2, 8। क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट कर गए। अब पहली डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by the type of bond which is formed by complete transference of valence electrons from one atom to another। तो पहली डेफिनेशन अगर देखेंगे कि सोडियम ने क्या किया है, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए। वैलेंस शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वही इलेक्ट्रॉन सोडियम ने कंप्लीटली किसको ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। रिपीट कर रहा हूं, सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये क्या करेंगे, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों ऑपोजिटली आयंस की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनाएंगे उसको आप क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड। उसको हम क्या पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड को तो शुरू से समझ लें, the type of bond which is formed by attraction of oppositely charged ions। ठीक है, या the type of bond which is formed by complete transference of valence electrons from one atom to another atom। सोडियम ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया बेटा क्लोरीन को। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन भी क्लैरिफाई होगी, सेकंड डेफिनेशन भी क्लैरिफाई होगी। तो बेटा एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल। ठीक है, एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ बॉन्डिंग आ जाती है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब अगेन उसी तरह कहानी वही रहेगी, चीजें चेंज नहीं करेंगे। हम उसी तरह पढ़ेंगे कि हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जांपल पढ़ लेंगे। द टाइप ऑफ बॉन्ड, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by the type of bond which is formed by sharing of electrons between atoms। The type of bond which is formed by sharing of electrons between atoms। The type of bond which is formed by sharing of electrons between atoms, mutual sharing of electrons between atoms।
म्यूचुअल शेयरिंग, बेटा ये वर्ड लाजम लिखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड समझने वाला वो है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसमें हम एग्जांपल, तीन एग्जांपल्स पढ़ेंगे, H2, O2 एंड N2। ये हम तीन एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब H2 का मतलब क्या है? H2 का मतलब है कि एक हाइड्रोजन का एटम है तो दूसरा भी हाइड्रोजन का ही एटम। O2 का क्या मतलब है? कि एक ऑक्सीजन का एटम है तो दूसरा भी ऑक्सीजन का ही एटम। बात समझ आ रही है? N2 का मतलब क्या है? कि एक नाइट्रोजन का एटम है तो दूसरा भी क्या है? नाइट्रोजन का ही एटम। ये बात समझ आ गई? एक, बेटा एक ही डेफिनेशन है आयशा, बेटा इसकी एक ही डेफिनेशन है। कोवलेंट बॉन्ड की, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ठीक है? H2 का मतलब क्या है? कि एक हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन तो दूसरा भी ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दूसरा भी नाइट्रोजन। H2 का हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें आयशा बेटा, वो कैसे ड्रॉ होगा? कि आप सबसे पहले, ये एक हाइड्रोजन एटम बन गया, इसी तरह H2 का ये मतलब है ना कि एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन बन गया। अब इस लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को देखें, ये सर्कल वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, इसको अगर देखें तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट करने, तभी इसका डबलेट रोल कंप्लीट होगा ना। राइट वाले हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, और ये भी हमें समझ आ रहा है कि दोनों एक एक ही बॉन्ड बनाएंगे, एक से ज्यादा इनका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शेयर कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड है। ठीक है? हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर है। दोनों अपने एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे और उनके आपस में बॉन्डिंग करवा देंगे। उनके आपस में क्या करवा देंगे बेटा? बॉन्डिंग करवा देंगे। ठीक है? तो सिंपल केस में अगर मैं बताऊं कोवलेंट बॉन्ड में, आपने सिंपली एक एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को उठाना है, दूसरे एटम के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को उठाना है, दोनों को आपस में कंबाइन करा देना, दैट्स इट। H2 का स्ट्रक्चर बन गया, O2 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दोबारा समझिए, हम पहला शेल बनाएंगे, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड शेल जब बनाएंगे तो पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रॉ करें, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट करना बेटा? पेयरिंग स्टार्ट करें ऑन द सेम पैटर्न। ये एक ऑक्सीजन आपने ड्रॉ किया, इसी तरह आप दूसरा ऑक्सीजन भी ड्रॉ करेंगे। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरे शेल में पहले चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करें, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट करना बेटा? पेयरिंग स्टार्ट करें। अब यहां पर इस ऑक्सीजन में देखें, ठीक है, इस ऑक्सीजन में अगर देखेंगे तो आपको ये दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? अनपेयर्ड। ठीक है? और इस ऑक्सीजन में देखें, ठीक है, इसमें अगर इसमें देखेंगे, हम इस ऑक्सीजन में देखेंगे तो इसमें भी कितने अनपेयर्ड हैं? दो ही अनपेयर्ड। आपने सिंपली क्या सिखाया आप लोगों को? जितने अनपेयर्ड हो उनको आपस में उठा के बॉन्डिंग करवा दें, जितने भी अनपेयर्ड। दो नजर आते हैं, दो की बॉन्डिंग करा दें, तीन नजर आते हैं, तीन की बॉन्डिंग करा दें, एक नजर आते हैं, एक की बॉन्डिंग करा दें। ये चीज आपने याद रखी। तो इस केस में अगर देखेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अच्छा, बुक्स में ना इनर मोस्ट शेल को बहुत कम होता है कि बनाया जाए, इनर मोस्ट शेल को बहुत कम होता है कि ड्रॉ किया जाए। ज्यादातर किसको ड्रॉ किया जाता है? आउटर मोस्ट शेल को। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ही वो होता है जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा होता है। आप ये देखें, अगर लेफ्ट वाले ऑक्सीजन को देखें तो पहले ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गया सच, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। इस ऑक्सीजन को देखें तो इसके भी ये दो पेयर्ड आ गए एज सच। अब बाकी क्या हुआ? जो अनपेयर्ड थे उनको उठा के इस तरह पेयरिंग करवा दें, दैट्स। तो क्या कहानी समझ आई है भाई? कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे खामोशी से उनको उठा के पेयर बनवा देंगे, और कुछ भी नहीं आपने करना। ठीक है? तो अब जल्दी से N2 का स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रॉ करके बताएं मुझे बेटा। ईमान बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मैंने एक तरीका बताया है इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करने का। अगर दूसरे मेथड से करोगी तो बेटा वो मुश्किल हो जाएगा समझना। मैंने इसीलिए कहा था कि इनको कंबाइन नहीं करना, इनको इसीलिए मैंने कहा था चार इलेक्ट्रॉन्स को चार डिफरेंट लोकेशंस पे ही ड्रॉ करना है। ठीक है? अदरवाइज बेटा अगर ज्यादा जोर देते हो तो मैं ये चीज, ये तरीका सिखा देता हूं, ये वाला। ठीक है? फिर ये तंग पड़ जाओगे इसमें। ये जिनको केमिस्ट्री आती है बेटा उनसे पूछिए एक दफा, ये चीज तंग करती है बहुत ज्यादा। ये तो मैं बहुत सिंपल करके चीजें करा रहा हूं। N2 का बेटा जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना।
चलो बेटा, अब मैं बता देता हूं। N2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। मैं आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं बेटा N2 का। दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, उसके अलावा बाकी क्या करेंगे, उनको हम पेयर बना के लिख देंगे इस तरह। आप इलेक्ट्रॉन्स को अगर काउंट करें ना जहरा, अगर काउंट करो बेटा, ये 6 और 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन का, लेफ्ट वाले नाइट्रोजन का चेक करेंगे तो ये 6 और ये 2 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बात एक ही पॉइंट के ऊपर चल रही है बेटा, बॉन्डिंग सारी क्यों हो रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करना। अब हाइड्रोजन के केस में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। वेराज नाइट्रोजन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं। ठीक है। अब केमिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे बेटा, आप लोगों ने ये चीज भूलनी नहीं है। केमिस्ट्री में अगर हम एक इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना एटम्स के दरमियान, एक इस तरह करके ब्लू कलर में लगाई नीचे, केमिस्ट्री में अगर आप एक लाइन स्ट्रेट करके इस तरह लगाते हैं, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, एक बॉन्ड है। ये क्या है, वन बॉन्ड। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है टू, वन स्ट्रेट लाइन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वन स्ट्रेट लाइन मीन वन बॉन्ड। हाइड्रोजन के केस में क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन के केस में हम दो बॉन्ड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर में। नाइट्रोजन के केस में हम क्या बनाएंगे, 3 लाइंस बनाएंगे। तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी में ही मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसी में ही एक नई चीज आती है। अभी आप लोग के जहन में याद होगा कि कोवलेंट बॉन्ड शायद सिमिलर एटम्स के दरमियान ही बनता है, होमोजीनियस एटम्स के दरमियान ही बनता है, या होमोजीनियस होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी बनता है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान भी बनता है। कैसे बनता है अभी हम देखते हैं, मगर पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने क्या करना है बेटा उसकी, अब प्लीज सुन ले बात को ध्यान से। हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, उस नेक्स्ट टॉपिक के टॉप पे आपने 3 लाइनें छोड़ देनी है। एक आपने टॉपिक के नेम के लिए छोड़ देनी है और एक डेफिनेशन के लिए छोड़ देनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉप पे आपने 3 लाइंस छोड़ देनी है, एक टॉपिक के नेम के लिए और एक टॉपिक के उसकी डेफिनेशन के लिए। ठीक है। हम स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। पहले मैं आपको, अभी हमारा थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग रहती है, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग मैंने नहीं पढ़ाई। मैं अभी सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बाद एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। हम NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेट्स से स्ट्रक्चर। हमने दो चीजें ड्रॉ करनी है जहरा बेटा, एक बिनिश बेटा हमने ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, और एक हमने बेटा ड्रॉ करनी है ज्योमेट्री। बेटा हमने कितनी चीजें ड्रॉ करनी है आयशा बेटा, एक हमने विकास स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एक हमने ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। हमने ये दो चीजें ड्रॉ करनी है। तो पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर क्या है। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको ये समझ आ गया कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड है। आप सबसे पहले नाइट्रोजन ड्रॉ करें। ये आ गया आपके पास पहला शेल, ये आ गया पहला शेल। अब आप ड्रॉ करेंगे बेटा सेकंड शेल को। सेकंड शेल को ड्रॉ करने के लिए अब फिर वही प्रोसीजर आ जाएगा आपके पास, जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था, कि आपने क्या करना है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट लोकेशंस पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद उनकी क्या स्टार्ट कर देनी, पेयरिंग। यही मेथड सिखाया था। अब इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ गया और 3 के आगे बॉन्ड पेयर आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ गया और 3 के आगे बॉन्ड पेयर, विच मीन्स का नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, विच मीन्स नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। और यहां पर अगर देखें तो कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 ही, तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। 3 हाइड्रोजन अटैच है ना।
हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेटली एक एक हाइड्रोजन लगा दो, इस तरह करके। हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेटली, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेटली आप एक हाइड्रोजन लगा दो, इस तरह करके। आप इस तरह करके हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर, दैट्स इट। अब आप अगर आप ध्यान से देखें ना, हाइड्रोजन का कौन सा रूल कंप्लीट है? डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट। नाइट्रोजन का चेक करें, 2 4 6 एंड 2 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ऑक्टेट, और हाइड्रोजन का कौन सा कंप्लीट हो गया? डुप्लेट। तो दोनों स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करेंगे। अब ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही है, ये भी क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग ही हुई है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ही हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। मगर दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ NH3, ठीक है। आप लोग बेटा जल्दी से H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जल्दी से प्लीज, 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ करके दूं, तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डिफरेंट लोकेशंस पे, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट कर दो, फिर हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, हर एक के साथ क्या कर दो? एक एक हाइड्रोजन इस तरह करके अटैच कर दो, ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरह करके इसका कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। पेपर में इसके साथ हमसे वो पूछता है ज्योमेट्री भी। क्या पूछता है हमारे साथ? हमसे पेपर में अवकाश, वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो, 2.5 मार्क्स स्ट्रक्चर के होते हैं और 2.5 ही मार्क्स किसके होते हैं? ज्योमेट्री। आपको पेपर में कहते हैं ज्योमेट्री भी ड्रॉ करो। अब बेटा ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट है। ज्योमेट्री समझने के लिए आप ये देखेंगे, प्राइमरीली हमें लगता है कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये नाइट्रोजन है, और इसके साथ ये इस तरह करके हम 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। हमें ये लगता है कि इस तरह करके स्ट्रक्चर बनेगा। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रही है? ये एक ट्राइंगल बन रही है। ये क्या बन रही है? ट्राइंगल। हमें ऐसा लगता है कि जो NH3 का स्ट्रक्चर है दैट वुड बी ट्राइंगुलर इन नेचर। हमें ऐसा लगता है कि NH3 का जो स्ट्रक्चर है दैट वुड बी ट्राइंगुलर इन नेचर, वो ट्राइंगुलर फॉर्मेट में होगा। मगर ये हमें लग रहा है, मगर एक्चुअली क्या होता है कि देखो ध्यान सुनना, ये एक बॉन्ड पेयर है ना, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। ये वो लोन पेयर था जो आपने ड्रॉ नहीं किया था। केमिस्ट्री में ऐसे लोन पेयर को ड्रॉ किया जाता है। अब लोन पेयर को आप देखिए, सिर्फ न्यूक्लियस नाइट्रोजन खींच रहा है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर को सिर्फ एक नाइट्रोजन ही खींच रहा है। तो लोन पेयर को हमेशा एक न्यूक्लियस खींचता है, वेराज बॉन्ड पेयर को देखें तो हाइड्रोजन भी खींच रहा है, नाइट्रोजन भी खींच रहा है, ठीक है। तो लोन पेयर को क्योंकि एक न्यूक्लियस खींचता है, इस वजह से वो एक्सपैंड ज्यादा करता है। लोन लोन पेयर को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इस वजह से वो एक्सपैंड ज्यादा करता है। अब लोन पेयर के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा चार्ज हो गया? दोनों के ऊपर नेगेटिव हो गया, तो लोन पेयर इसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेगा? रिपल्शन। लोन पेयर इसके ऊपर भी क्या एक्सर्ट करेगा? रिपल्शन। अब रिपल्शन की वजह से दरअसल होगा ये
कि लेट से ये आपके दो बॉन्ड पेयर है, तो ये जब ऊपर से इनके ऊपर से रिपल्शन आएगी, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर जो स्ट्रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता किधर मूव करेंगे, ये डाउनवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना, ऊपर से रिपल्शन हो रही है। जब रिपल्शन होगी तो ये डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह जब ये डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये नीचे वाले के ऊपर रिपल करेंगे, ये वापस रिपल्शन एक्सर्ट करेगा। इसी तरह ये ऊपर से नीचे मूव करेगा तो ये नीचे यू रिपल करेगा, ये वापस रिपल्शन होगी। तो ये एक किस्म की पूरे मॉलिक्यूल में रिपल्शन स्टार्ट हो जाए। कितनी किस्म की रिपल्शन होती है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शन: लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड। 3 किस्म के रिपल्शन। ये तीनों रिपल्शन होंगी जिनकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर अपने आप को लेकर जाएंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस। बॉन्ड पेयर अपने आप को लेकर जाएंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेकर जाएंगे? इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन, ताकि क्या हो सके, मिनिमम रिपल्शन हो सके। जब मिनिमम रिपल्शन होगी तो उसका क्या होगा, ताकि एक इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबल ज्योमेट्री, इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबल ज्योमेट्री। तो ये 3 किस्म के, ये बिल्कुल इसी तरह के एक दायरे में, हम एक सर्कल में हम सारे के सारे बैठे हुए हैं और एक नया बंदा आके एडजस्ट होने की कोशिश करे। जब एक नया बंदा आके एडजस्ट होने की कोशिश करेगा तो सारे एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू करें। क्यों? क्यों? ताकि उन्होंने अपने आप को स्टेबल तरीके से बैठाना है। तो यहां पर भी इसी तरह है, बिल्कुल इस तरह एज्यूम कर लो कि लोन पर एक नया बंदा आ गया है। ये लोन पेयर इनके ऊपर अब क्या एक्सर्ट करना शुरू कर देता है, रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से इसकी शेप क्या होना शुरू हो जाती है, दोबारा चेंज होना शुरू। तो अब मैं दोबारा रिपीट करूं बेटा, हमारे पास 3 किस्म की रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इस केस में स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो पहली रिपल्शन, दूसरी रिपल्शन आ गई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आ गई ना। फिर बॉन्ड पेयर नीचे मूव करे तो नीचे भी बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर भी आ गई। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब इस केस में, स्पेसिफिकली इस केस में 2 रिपल्शन है: लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्शन कहां पे होती है वो हम आगे जाकर देख लेंगे। तो होता क्या है कि दरअसल इन रिपल्शंस की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये अपने आप को कहां पर लेकर जाते हैं, एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों? ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। क्यों? जब रिपल्शन मिनिमम होगी ना तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्टेबल बनेगी। ज्योमेट्री क्या बनेगी, स्टेबल। तो ज्योमेट्री को एक दो मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्री में हमने देखा कि हमें लग रहा था कि इसकी शेप कौन सी बनेगी, ट्रायंगुलर शेप बनेगी। मगर होता ये है कि लोन पेयर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। बॉन्ड पेयर में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव। तो लोन पेयर रिपल्शन एक्सर्ट करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। लोन पेयर रिपल्शन एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर के ऊपर। लोन पेयर इधर भी रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, लेफ्ट भी और राइट भी। जब सपा बेटा वो दोनों साइड पे रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, तो जो आपके बॉन्ड पेयर हैं वो इस तरह जुड़े हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या तरफ मूव करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब वो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो नीचे एक और आपका बॉन्ड पेयर है, तो उसके ऊपर भी रिपल्शन एक्सर्ट होगी। ठीक है। तो होता क्या है, दरअसल 3 किस्म के रिपल्शन एग्जिस्ट करते हैं: लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इन 3 रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। देखो बेटा ये इस तरह थे ना, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही जा रहे हैं। क्यों? ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। तो उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारी फिर ज्योमेट्री क्या बन जाएगी बेटा, स्टेबल ज्योमेट्री बन जाएगी। तो दरअसल ये जो ट्रायंगुलर शेप आप समझ रहे थे कि NH3 की ट्रायंगुलर शेप बनेगी, इसकी शेप ट्रायंगुलर नहीं बनती। इसकी शेप ट्रायंगुलर नहीं बनती। तो इसकी कौन सी शेप बनती है बेटा, इसकी कुछ इस तरह से शेप बनती है। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी बेटा कुछ इस तरह से शेप बनती है कि ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, ठीक है, एक ये एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन। कुछ इसकी इस तरह से शेप बनती है। ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप नहीं बनती, इसकी कुछ इस तरह से शेप बनती है। इसकी शेप एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं बनती। ठीक है। तो वैसे अगर आप लोग देखें प्लीज बेटा, वैसे अगर आप लोग देखेंगे, प्लीज सुन लें बात को।
वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप होती है। जैसे स्पेसिफिकली बताऊं तो इसकी शेप कौन सी बनती है, पायरामिडल बनती है। कौन सी शेप बनती है, जैसे निशान ने कहा पायरामिडल बनती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बेटा, उनको एक मैं सिंपल सा वो स्केप पैसेज प्रोवाइड कर देता हूं। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी लोन पे आ जाए, जब भी शेप डिफाइन करते हुए लोन पे आ जाए, आपने क्या करना है कि जो इसकी शेप बनी है दैट इज एंगुलर, वर्ड लिख देना फिर भी ठीक है, बेंट लिख दोगे फिर भी ठीक है, डिस्टॉर्टेड लिख दोगे फिर भी ठीक है। कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनी है, डिस्टॉर्टेड बनी है जी। क्यों डिस्टॉर्टेड, जहां पर भी आपको लोन पे नजर आए आप कहना शेप डिस्टॉर्टेड है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर आ गया। लोन पेयर के आने की वजह से इनकी शेप्स क्या हो जाएंगी, ज्योमेट्री सॉरी क्या हो जाएगी, रीडिफाइन हो जाएगी। लोन पेयर के आने की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी रीडिफाइंड। तो यही कहानी है बेटा कि तीन रिपल्शन है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, जिनकी वजह से बॉन्ड पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाते हैं इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन सो दैट टू अटेन अ स्टेबल ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ ली, ज्योमेट्री पढ़ी। अब बिल्कुल इसी तरह हमने वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वाटर की ज्योमेट्री किस तरह बनती है, हम ऐसे समझते हैं कि वाटर की ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लीनियर बनेगी, इस तरह स्ट्रेट लाइन में बनेगी, लीनियर बनेगी। मगर होता क्या है कि एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ये होता है, एक लोन पेयर ये होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा एक लोन पेयर ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, एक लोन पेयर नीचे ड्रॉ कर, बेटा ऐसा नहीं करना। ठीक है, केमिस्ट्री है बेटा, खाला जी का बाड़ा नहीं है कि जहां पर मर्जी अपनी जगह से एक चीज आप लोग वो जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दरअसल हुआ कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले इनकी शेप्स को माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखा है, उसके बाद देखने के बाद फिर हमने बैक सॉल्व करके रीजन निकाली कि यार व्हाट 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 वाज द रीजन बिहाइंड दैट, किसकी शेप इस तरह क्यों बनी। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह से लोन पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब होता ही है, ये सबसे पहले आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये रिपेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, जब ये नीचे रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे तो ये वापस रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, इस तरह ये नीचे रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे तो ये वापस रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली इनकी जो शेप होती है वाटर की कुछ इस तरह से बन जाती है, बटरफ्लाई की तरह। ठीक है, तो इनके आपस में भी रिपल्शन होती है। अब ये वो पॉइंट आ गया कि जिसमें तीनों रिपल्शन है, लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर भी। ये तीनों रिपल्शन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसकी शेप क्या बन गई, एंगुलर, बेंट या डिस्टॉर्टेड, एंगुलर, बेंट या डिस्टॉर्टेड। ठीक है, ये दो, इन दोनों के मैंने स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री पढ़ाया आपको। NH3 का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री अलग पढ़ा आपने, H2O का स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री आपने अलग पढ़ा। ये जो आपका टॉपिक था जो मैंने आपको सेपरेटली पढ़ाया बेटा, इस टॉपिक का नाम है MOT। MOT, वैसे इसको वेस्पर पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी जो तीन थ्योरीज है, वेस्पर, बीबीटी, MOT, तो आप इसको MOT पढ़ेंगे। MOT स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बेटा बोल आ सकता है, which defines the structure and geometry of molecules। ठीक है, आपके पेपर में ये वो टॉपिक था जो बेटा मैंने सेपरेटली आपको कवर कराना था, मैंने इसी में ही कवर करा दिया। ठीक है, मगर ये आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है। ठीक है, पेपर में एक साल अपीयर हुआ था, उसके बाद से आज तक अपीयर नहीं हुआ, मगर स्टिल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बेटा यही है ना, ये जो सारी की सारी चीजें मैंने बताई, वो आपको पेपर में डायरेक्टली कहता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फिर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ड्रॉ करें, और ज्योमेट्री अगर डिफर कर रही है तो वो डिफर क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो रीजन आपके पास हमेशा से वो यही रहेगी, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन सो दैट टू अटेन अ स्टेबल ज्योमेट्री। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहां पर, यहां तक हम
शर्मीन बेटा, अगर आपने कुछ सुना हो तो आपने, अगर मैंने मैंने इसका आंसर किया था, अगर आपने थोड़े कान को अपने खोल के सुना हुआ हो, तो मैंने ये कहा था बेटा कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज दी थी। वैक्सीन एंटीबायोटिक्स में ही जाके मैंने उसको क्लियर किया था कि असल एप्लीकेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेटा थोड़े कान खोल के बैठा करें क्लास में। हमारे पास प्राइमरीली केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का सिर्फ यही पोर्शन है। एक छोटा सा पॉइंट रह गया जिसको हमने पढ़ना है, शमसुल हसन, एक छोटा सा पॉइंट रह गया जिसको हमने पढ़ना है, एंड दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आखिरी वो पॉइंट रह गए, हमने बॉन्डिंग पढ़नी है। सबसे ज्यादा रिपल्शन बेटा लोन पेयर में होती है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेकंड नंबर पे है, और बॉन्ड पेयर में सबसे लीस्ट रिपल्शन होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी अगर आप लोग देखें ना, केमिस्ट्री भी अगर आप लोग देखें तो बेटा इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, यही 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपने पढ़नी, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने बेटा कर लेना है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कल जो हम स्टार्ट करेंगे, जो कल हम चीजें स्टार्ट करेंगे वो है बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, फिर हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। आखिरी टॉपिक होगा केमिस्ट्री का, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ेंगे, फिर हम चले जाएंगे गैलेक्सी सोलर सिस्टम, उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चले बेटा, ख्याल रखें अपना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।